Hello dear students, welcome back in SST class of grade 7 book history. Dear students, as you all know, in previous video we have started chapter number 6. Okay, also we have taken some information about the chapter. Dear students, previous video में हमने हम्पी के बारे में जानकारी ली है. A closer look हम्पी, मसूलीपट्टनम and Surat. Okay, now in this video we are going to take information remaining part of the chapter, which is a gateway to the west Surat. Okay students, आज हम इस पार्ट में एक नई जानकारी लेने वाले हैं जो कि अ गेटवे टू द वेस्ट, यानी कि वेस्ट में जाने का एक मार्ग, वेस्ट दिशा का एक मार्ग जिसे कहा जाता है वो सिटी है सूरत. ओके, अ गेटवे टू द वेस्ट यानी कि वेस्ट में जाने के लिए एक रास्ता या फिर मार्ग जिसे कहते हैं वो है सिटी सूरत. आइए स्टार्ट करते हैं अपना पॉइंट. सूरत इन गुजरात was the emporium of western trade during the Mughal period along the Cambay, present day Khambat and somewhat later Ahmedabad. देखिए सूरत जो है ये एक ट्रेडिंग सेंटर के तौर पर जाना जाता है, हम लोगों को मालूम है, जो कि गुजरात में है. तो ये सूरत जो है ये एम्पोरियम ऑफ वेस्टर्न ट्रेड ड्यूरिंग द मुगल पीरियड. अब एम्पोरियम का मतलब क्या होता है, देखिए यहां पर दिया गया है एम्पोरियम का मतलब. एम्पोरियम मीन्स अ प्लेस वेयर गुड फ्रॉम डाइवर्स प्रोडक्शन सेंटर्स आर बॉट एंड सोल्ड. एम्पोरियम का क्या मतलब होता है, एक ऐसा प्लेस जहां पर अलग अलग विभिन्न दिशाओं से या फिर विभिन्न ठिकानों से अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स सेलिंग और बाइंग के लिए लाए जाते हैं. तो सूरत ये एक ट्रेडिंग सेंटर माना जाने लगा या फिर ट्रेडिंग सेंटर पॉइंट सूरत को समझा जाने लगा, यानी कि व्यापार के दृष्टिकोण से व्यापार करने के लिए सूरत एक महत्वपूर्ण प्लेस समझा जाने लगा. ओके, सूरत वॉज द गेटवे फॉर ट्रेड विथ वेस्ट एशिया वाया द गल्फ ऑफ ओरमाज. देखिए अब सूरत का व्यापार जो है, ट्रेडिंग जो है वो क्या था, सूरत वॉज द गेटवे. सूरत किसके लिए गेटवे था, किसके लिए मार्ग था, फॉर द ट्रेड, किसके लिए, कौन से व्यापार के लिए, विथ वेस्ट एशिया. वेस्ट एशिया से जो भी कुछ ट्रेडिंग होता था, कॉमर्शियल जो भी कुछ काम होता था, वो सूरत वो जो था वो व्यापार के दृष्टिकोण से सूरत बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस था, जो कि वेस्ट एशिया वाया द गल्फ ऑफ ऑरमस जो है, यहां पर जो भी कुछ ट्रेडिंग होता था, व्यापार होता था, उसके लिए वो इंपॉर्टेंट प्लेस माना जाता था. सूरत हैज ऑल्सो बीन called the gate to Makkah because many pilgrim ships set sail from here. अब सूरत और भी एक तरीके से जाना जाता है, has been called the gate to Makkah. मक्का जाने के लिए एक रास्ता भी सूरत माना जाता है. जो तीर्थ यात्री है, पिलग्रिम, पिलग्रिम का मतलब होता है तीर्थ यात्री. ये जो तीर्थ यात्री है वो सूरत से अपनी शिप्स जो है वो सेलिंग करते हैं, वहां से मक्का जाने के लिए रास्ता उनको मिलता है. The city was cosmopolitan and people of all caste and creeds lived there. सूरत में बहुत सारे जाति के, समुदायों के, धर्मों के, पंथों के लोग रहते थे और एक बहुत बड़ी सिटी मानी जाती है. इन द 17th century the Portuguese, Dutch and English had their factories and warehouse at सूरत. देखिए 17th सेंचुरी में, 17वीं शताब्दी में, 17वीं सदी में देखिए क्या हुआ था, पोर्तुगीज जो थे व्यापारी यानी कि ट्रेडर्स, पोर्तुगीज ट्रेडर्स, डच, इंग्लिश, उन्होंने क्या किया था, अपनी जो फैक्ट्रीज थी वो फैक्ट्रीज या फिर वेयर हाउसेज सूरत में स्थापित किए थे. सूरत जो शहर है, सिटी है, वहां पर इंग्लिश हो, डच, पोर्तुगीज, इन लोगों ने कॉमर्स के हिसाब से या फिर ट्रेडिंग के हिसाब से वहां पर अपनी फैक्ट्रीज और वेयर हाउस सिचुएट किए थे. According to the English chronicler Ovington, who wrote an account of the port in 1689. देखिए इंग्लिश तत्ववेता या फिर विचारवंत ओविंगटन, उन्होंने लिखा है, क्या लिखा है, ऑन अकाउंट ऑफ द पोर्ट, अकाउंट ऑफ द पोर्ट, पोर्ट के अकाउंट पर लिखा था, क्या लिखा था, इन 1689 में, 1689 में. देखिए
1689. On average, 100 ships of different countries could be found anchored at the port at any given time. देखिए उन्होंने लिखा था कि लगभग किसी बंदरगाह पर आपको कहीं भी जाने के लिए एक टाइम 100 शिप्स वहां से मिल सकती है, वो भी एट एनी गिवन टाइम। आप जो भी समय बोलोगे उस समय में आपको कम से कम 100 शिप्स मिल सकती है। यानी कि इससे उन्होंने बताने की कोशिश की थी कि तत्कालीन समय में जो भी कुछ ट्रेडिंग होता था, व्यापार होता था, वो विकसित हुआ था, डेवलप हुआ था। देखिए देयर वेयर ऑल्सो सेवरल रिटेल एंड होलसेल शॉप्स सेलिंग कॉटन टेक्सटाइल्स। देखिए सूरत में रिटेल और होलसेल भी शॉप्स थे जो कि कॉटन टेक्सटाइल्स यानी कि कपड़ा मार्केट जिसे कहते हैं, कपड़े बेचने के बहुत बड़े बड़े शॉप्स वहां पर अवेलेबल थे। द टेक्सटाइल ऑफ सूरत वेयर फेमस फॉर देयर गोल्ड लेस बॉर्डर जरी एंड हैड अ मार्केट इन वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप। देखिए जो सूरत में टेक्सटाइल का मार्केट था यानी कि कपड़े का मार्केट जो था वो बहुत ही फेमस था, खासकर गोल्ड लेस बॉर्डर्स यानी कि जरी, वहां पर जो भी कुछ साड़ियों का काम होता था, कपड़ों का काम होता था, तो उसको गोल्ड यानी कि सोने की बॉर्डर जरी लगाई जाती थी, जो कि वेस्ट एशिया में, अफ्रीका में, यूरोप में सेलिंग की जाती थी, वहां पर वो फेमस थी। द स्टेट बिल्ट न्यूमरस रेस्ट हाउसेस टू टेक केयर ऑफ द नीड्स ऑफ द पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड हु केम टू द सिटी। देखिए अब दूसरी एक चीज क्या थी वहां पर, द स्टेट बिल्ट न्यूमरस रेस्ट हाउसेस, बहुत सारे विश्राम गृह, आराम गृह वहां पर बनाए थे, क्योंकि अलग अलग कंट्री से अलग अलग व्यापारी ट्रेड करने के लिए वहां पर आते थे, तो उनके लिए बहुत ज्यादा नंबर्स में रेस्ट हाउस का निर्माण वहां पर किया गया था। देयर वेयर मैग्निफिसेंट बिल्डिंग्स एंड इन्यूमरेबल प्लीजर पार्क्स, वहां पर बहुत सारे प्लीजर पार्क्स यानी कि लोगों का मनोरंजन करने के लिए पार्क्स का सिचुएशन भी वहां पर की थी, पार्क्स भी सिचुएट किए गए थे। द काठियावाड़ सेट्स और महाजन्स मनी चेंजर्स हैड ह्यूज बैंकिंग हाउसेस एट सूरत। देखिए वहां के जो लोग थे काठियावाड़ सेठ और जिनको महाजन कहा जाता है, वो अपने पास बहुत सारा पैसा धन दौलत इकट्ठा करके बैठे थे, हैड अ ह्यूज बैंकिंग हाउस एट सूरत, और उनके पास बहुत सारी ह्यूज बैंकिंग हाउसेस यानी कि बहुत सारा पैसा, मनी चेंजर्स थे वो, तो मनी चेंजिंग की जो फैसिलिटीज है वो उनके पास अवेलेबल थी। इट इज नोटवर्दी दैट द सूरत हुंडीज वेयर ऑनर्ड इन द फार ऑफ मार्केट्स ऑफ कैरो इन इजिप्ट, बासरा इन इराक एंड एंटवर्प इन बेल्जियम। अब ये जो सूरत में हुंडीज थी, हुंडीज यानी कि एक जो मनी चेंजिंग का एक जरिया था, वो कैरो में चलता था, इजिप्ट में जो है, बासरा इन इराक एंड एंटवर्प इन बेल्जियम। इस तरह की मनी चेंजिंग के लिए हुंडीज नाम की एक सिस्टम उन दिनों में सूरत में हम देख सकते थे। ठीक है, अब ये हुंडी किसे कहा जाता है, देखिए हुंडी इज अ नोट रिकॉर्डिंग अ डिपॉजिट मेड बाय द पर्सन। अब एक रिकॉर्ड रहता था, अगर कोई पर्सन, इंसान अपने पैसे डिपॉजिट करता है तो उसका रिकॉर्ड जिस बुक में, किताब में रखा जाता था उसे हुंडी कहा जाता था। द अमाउंट डिपॉजिटेड कैन बी क्लेम्ड इन अनदर प्लेस बाय प्रेजेंटिंग द रिकॉर्ड ऑफ द डिपॉजिट। अगर आप ये हुंडी किसी और जगह पे भी दिखाते हो या फिर किसी कंट्री में दिखाते हो तो वो हुंडी देखकर आपको किसी भी कंट्री में पैसे मिल जाते थे। यानी कि सूरत में अगर आपके पास हुंडी है, यानी कि सूरत में आपने अगर पैसे डिपॉजिट किए हैं तो इसकी हुंडी आपको मिलती थी, और ये हुंडी अगर आपने समझो कैरो में दिखाई, बासरा यानी कि इराक में दिखाई, बेल्जियम में दिखाई, तो इस हुंडी को देखकर वहां के जो मनी चेंजर्स लोग रहते थे वो इसको देखकर आपको पैसे दे देते थे। तो इस प्रकार की एक कंसेप्ट है हुंडी। नेक्स्ट है देखिए, हाउएवर सूरत बिगैन टू डिक्लाइन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 17th सेंचुरी। देखिए सन 17वीं शताब्दी में सूरत का जो है डिक्लिनेशन शुरू हुआ, उसका थोड़ा सा नाश होते हुए देखा गया। दिस वॉज बिकॉज ऑफ मेनी फैक्टर्स। अब इसके लिए बहुत सारे रीजंस थे। कौन कौन से रीजंस थे, देखिए द लॉस ऑफ मार्केट्स एंड प्रोडक्टिविटी because of the decline of the Mughal Empire, control of the sea routes by the Portuguese and competition from the Bombay, present day Mumbai,
where the English East India Company shifted its headquarter in 1668। देखिए उन दिनों में सूरत का जो व्यापार है उसका डिक्लिनेशन होने का कारण, डिक्लाइन होने का कारण क्या था? मुगल एम्पायर कंट्रोल ऑफ द सी रूट्स, यानी कि जो भी समुद्री रास्ते जो थे, उसके बाद पोर्तुगीज एंड कंपटीशन फ्रॉम बॉम्बे, प्रेजेंट डे मुंबई, मुंबई में जो भी कुछ मार्केट था, मुंबई में जो भी कुछ ट्रेडिंग शुरू था, व्यापार शुरू था, उसका जो कंपटीशन था उसकी वजह से जो भी कुछ सूरत में ट्रेडिंग होता था उसके ऊपर उसका बुरा असर हुआ। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भी उसका हेडक्वार्टर शिफ्ट हो गया था, कहां पर? मुंबई में, इन 1668। ओके, टुडे सूरत इज अ बस्लिंग कमर्शियल सेंटर, लेकिन सूरत आज भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर माना जाता है, यानी कि व्यापार का एक बहुत ही बड़ा केंद्र सूरत को माना जाता है। फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर्स, यानी कि अशांत पानी में फिशिंग करना, वहां पर जो प्लेस था एक मसूलीपट्टनम। अपना नेक्स्ट पॉइंट क्या है? फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर्स मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम में फिशिंग किस प्रकार से की जाती थी? देखिए, द टाउन ऑफ मसूलीपट्टनम और मछलीपट्टनम लिटरली फिश पोर्ट टाउन। देखिए, मसूलीपट्टनम को ही मछलीपट्टनम के नाम से भी जाना जाता है, लिटरली फिश पोर्ट टाउन, इसे फिश पोर्ट टाउन के नाम से भी जाना जाता था। लाई ऑन द डेल्टा ऑफ द कृष्णा रिवर, ये शहर कहां पर है? कृष्णा रिवर के डेल्टा में। इन द 17th सेंचुरी इट वॉज अ सेंटर ऑफ इंटेंस एक्टिविटी। अब 17th सेंचुरी में यहां पर बहुत सारी एक्टिविटी हो चुकी थी। बोथ द डच एंड इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनीज अटेम्प्टेड टू कंट्रोल मसूलीपट्टनम एज इट बिकेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑफ द आंध्र कोस्ट। देखिए, अब जो डच और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे उन्होंने क्या अटेम्प्ट किया, क्या प्रयास किया? टू कंट्रोल मसूलीपट्टनम एज इट बिकेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट, उसको कंट्रोल यानी कि उसको अपने काबू में करने का प्रयास किया, क्योंकि मसूलीपट्टनम आंध्र कोस्ट का एक, आंध्र किनारे का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बंदरगाह तैयार हो चुका था, माना गया था। द फोर्ट एट मसूलीपट्टनम वॉज बिल्ड बाय द डच। अब मसूलीपट्टनम में एक फोर्ट, एक किला भी देखा जाता है, वो डच जो थे, डच ट्रेडर्स ने उसे निर्माण किया है। डच ट्रेडर्स जो थे, व्यापारी जो थे, उन्होंने उसका कंस्ट्रक्शन किया है। ओके, उसके बाद है अ पुअर फिशर टाउन। देखिए, पुअर फिशर टाउन में क्या है? दिस इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ मसूलीपट्टनम बाय विलियम मेथवर्ल्ड, अ फैक्टर ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1620। देखिए, विलियम मेथवर्ल्ड ने मसूलीपट्टनम का वर्णन किया है, किस तरह से किया है? देखिए, कौन से शब्द इस्तेमाल किए हैं? दिस इज द चीफ पोर्ट ऑफ गोलकोंडा वेयर द राइट वर्शिपफुल ईस्ट इंडिया कंपनी हैव देयर एजेंट। देखिए, ये जो मसूलीपट्टनम है ये गोलकोंडा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह है और ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर अपने एजेंट फैला रखे हैं। इट इज अ स्मॉल टाउन बट पॉपुलस, अनवॉल्ड, इल बिल्ट एंड वर्स सिचुएटेड। ये बहुत ही कठिन परिस्थितियों में खड़ा है, कठिन परिस्थितियों में इसे सिचुएट किया गया है। विद इन ऑल द स्प्रिंग्स एंड ब्रैकिश इट वॉज फर्स्ट पुअर फिशर टाउन। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह तो है ही, लेकिन इसे एक पुअर फिशर टाउन के नाम से भी जाना गया है। आफ्टर वर्ड्स द कन्वीनियंस ऑफ द रोड, अ प्लेस वेयर शिप्स कैन एंकर, made it residence for merchants and so continues since our and the Dutch nation frequented this coast। अब वहां से तत्कालीन समय में फिर जब इस मसूलीपट्टनम को एक बंदरगाह के तौर पर देखा गया, फिर जाना जाने लगा, वहां से बहुत सारा ट्रेडिंग समंदर के रास्ते से भी किया जाने लगा। मेड इट रेसिडेंस फॉर मर्चेंट्स, अब मर्चेंट्स जो थे, व्यापारी लोग जो थे, उनका एक रेसिडेंशियल प्लेस के नाम से भी इसे जाना जाने लगा, यानी कि बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज से वहां पर मर्चेंट्स आने लगे, व्यापारी आने लगे व्यापार करने के लिए। ओके, अब फैक्टर यहां पर दिखाया गया है, ऑफिशियल इंचार्ज ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटीज ऑफ द यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज। फैक्टर किसे कहा गया है? जो ट्रेडिंग कंपनीज थी जो कि यूरोपियन थी, यूरोपियन कंपनीज की ट्रेडिंग जो होती थी उसका जो ऑफिशियल इंचार्ज पर्सन रहता था उसे कहा जाता है फैक्टर। ओके, नेक्स्ट पार्ट है, देखिए, द कुतुब शाही रूलर्स ऑफ गोलकोंडा imposed रॉयल मोनोपोलीज ऑन द सेल ऑफ टेक्सटाइल्स।
spices and other items to prevent the trade passing completely into the hands of the various East India companies। देखिए जो कुतुबशाही थी या फिर कुतुबशाही में जो भी कुछ रूलर्स थे ऑफ गोलकोंडा, गोलकोंडा के रूलर्स इम्पोज्ड रॉयल मोनोपोलीज। अब उन्होंने क्या किया, एकाधिकारशाही उन्होंने शुरू की। मोनोपोलीज मतलब एकाधिकार, तो उन्होंने सारे जो अथॉरिटीज थी वो अपने हाथ में ली, जो भी कुछ राइट्स थे, जो भी कुछ डिसीजंस थे वो उनकी तरफ से ले जाने लगे। स्पाइसेस एंड अदर आइटम्स टू प्रिवेंट द ट्रेड पासिंग कंप्लीटली इनटू द हैंड्स ऑफ द वेरियस ईस्ट इंडिया कंपनी। अब जो भी कुछ ट्रेडिंग होता था टेक्सटाइल पे, स्पाइसेस का, वो सब कहां पर गया, ईस्ट इंडिया कंपनीज की तरफ। फियर्स competition among various trading groups, the Golconda nobles, Persian merchants, Telugu, Komati, Chettis and European traders made the city populous and prosperous। देखिए बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने इस सिटी को प्रॉस्परस किया, इसको फेमस करने का काम किया। वो कौन कौन से लोग थे, देखिए द गोलकोंडा नोबल्स, गोलकोंडा से आए हुए लोग, पर्शियन मर्चेंट्स, तेलुगु कोमटी, चेटीज एंड यूरोपियन ट्रेडर्स। इन लोगों ने इस सिटी को एक प्रॉस्परस और पॉपुलस फेमस किया। एज द मुगल्स बिगैन टू एक्सटेंड देयर पावर टू गोलकोंडा, देयर रिप्रेजेंटेटिव द गवर्नर मीर जुमला, who was also a merchant, began to play off the Dutch and the English against each other। देखिए जैसे ही मुगलों ने क्या शुरू किया, उनकी जो पावर थी, उनके साम्राज्य का विस्तार गोलकोंडा ने में करने का प्रयास किया, तभी गोलकोंडा में जो भी कुछ रिप्रेजेंटेटिव थे, जो भी कुछ राजा लोग थे, उन्होंने क्या किया, द गवर्नर मीर जुमला, उन्होंने क्या किया, हु वाज आल्सो अ मर्चेंट, वो भी एक व्यापारी थे, बिगैन टू प्ले ऑफ द डच एंड द इंग्लिश अगेंस्ट ईच अदर। डच और इंग्लिश अगेंस्ट इन्होंने एक रोल प्ले किया। इन 1686-1687 मुगल एम्परर औरंगजेब अनेक्स्ड गोलकोंडा। देखिए सन 1686 में जो मुगल एम्परर थे, मुगल सम्राट औरंगजेब, इसने क्या किया, जो गोलकोंडा था वो गोलकोंडा अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया, उसे जोड़ लिया। दिस कॉज्ड द यूरोपियन कंपनीज to look for alternatives. It was a part of the new policy of the English East India Company that it was not enough if a port had connections with the production centers of the hinterland। देखिए अब इसका एक परिणाम क्या हुआ, देखिए ये अल्टरनेटिव हुआ। इट वॉज अ पार्ट ऑफ द न्यू पॉलिसी, यहाँ पर एक न्यू पॉलिसी तैयार हो गई इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, दैट इट वॉज नॉट इनफ अ पोर्ट हैड कनेक्शंस। अब वहाँ पे जो बंदरगाह थे, उस बंदरगाह के जो भी कनेक्टिविटी थी, कनेक्शंस थे विद द प्रोडक्शन सेंटर्स ऑफ द हिंटरलैंड, वहाँ पर जो भी कुछ मर्चेंट होता था, मर्चेंडाइज होता था, कॉमर्स होता था, वहाँ पर इनडायरेक्टली ये जो गोलकोंडा को मुगलों ने या फिर औरंगजेब ने अपने साम्राज्य में जोड़ लिया था, एनेक्स कर लिया था, उसका एक विपरीत परिणाम व्यापार पर देखा गया। द न्यू कंपनी ट्रेड सेंटर्स, अब वहाँ पर कोई कुछ नई कंपनियां आई। इट वॉज फेल्ड शुड कंबाइन पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कमर्शियल रोल्स। उन्होंने क्या क्या किया, देखिए कंबाइन पॉलिटिकल यानी कि साथ साथ मिलकर जो भी कुछ व्यापार है वो व्यापारिक काम, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कमर्शियल रोल्स, जो भी कुछ प्रशासकीय काम थे, कमर्शियल रोल्स थे, यानी कि व्यापारिक धोरण जो थे उन्होंने साथ साथ निभाए। एज द कंपनी ट्रेडर्स मूव्ड टू बॉम्बे, जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ट्रेडर्स थे या फिर उसके बिलोंगिंग जो भी कुछ व्यापारी थे, वो जैसे ही वहां से मूव हुए, मूव टू कहां पर, बॉम्बे, मुंबई, कलकत्ता प्रेजेंट डे कोलकाता, एंड मद्रास, या और मद्रास, कहां पर मूव हुए वो, बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास प्रेजेंट डे चेन्नई। मसूलीपट्टनम लॉस्ट बोथ इट्स मर्चेंट एंड प्रॉस्पेरिटी एंड डिक्लिन इन द कोर्स ऑफ 18th सेंचुरी। देखिए जैसे ही वहां से ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर मुंबई में आया, तो बाकी के सारे जो व्यापारी थे, मर्चेंट्स थे, वहां के जो ट्रेडर्स थे, वो भी बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास वहां पर वो आ गए, और मसूलीपट्टनम का वहीं से जो मसूलीपट्टनम की जो प्रॉस्पेरिटी थी, उसकी जो पॉपुलरिटी थी, वो डिक्लीन हो गई, उसका नाश हो गया। बीइंग टुडे नथिंग मोर देन अ डिलैपिडेटेड लिटिल टाउन। अब मसूलीपट्टनम एक बहुत ही डगमगा हुआ एक छोटा सा शहर के रूप में उसे देखा जाता है। ओके, ये हो गई मसूलीपट्टनम के बारे में जानकारी।
अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, न्यू टाउन्स एंड ट्रेडर्स, नए शहर और व्यापारी। इन द 16th 17th सेंचुरी, 16वीं और 17वीं शताब्दी में यूरोपियन कंट्रीज वेयर सर्चिंग फॉर स्पाइसेस एंड टेक्सटाइल्स विच हैड बिकम पॉपुलर इन द यूरोप एंड वेस्ट एशिया। देखिए यूरोपियन कंट्रीज क्या सर्च कर रही थी, टेक्सटाइल्स, यानी कि जो भी कुछ टेक्सटाइल्स के रिगार्डिंग जो भी कुछ कमर्शियल काम होते थे वो, विच हैड बिकम पॉपुलर बोथ इन यूरोप एंड वेस्ट एशिया। यूरोप और वेस्ट एशिया में टेक्सटाइल का जो ट्रेडिंग था वो बहुत पॉपुलर हो चुका था। इसकी वजह से यूरोपियन कंट्रीज अपने देश में या फिर अपनी कंट्री में उसका ट्रेडिंग करना चाहती थी। द इंग्लिश, डच एंड फ्रेंच फॉर्म्ड ईस्ट इंडिया कंपनीज in order to expand their commercial activities in the east। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का रोल क्या था कि ईस्ट में अपना व्यापार जो है, अपना ट्रेडिंग जो है वो बढ़ाना, ताकि ईस्ट इंडिया का जो विस्तार है वो बढ़ जाए और अपनी जो ट्रेडिंग पॉलिसी है वो भी उनको सारी दिशाओं में फैलानी थी। इनिशियली ग्रेट इंडियन ट्रेडर्स लाइक मुल्ला अब्दुल गफूर एंड वीर जी वोरा हु ओन्ड अ लार्ज नंबर ऑफ शिप्स कॉम्पिटेड विद देम। अब इंडियन ट्रेडर्स थे कुछ इनिशियली, यानी कि आखिर में जो कुछ इंडियन ट्रेडर्स थे जो कि बहुत बहुत बड़े थे, उन्होंने इस कंपनी का जो ट्रेडिंग था उसके विरोध में काम किया या फिर उसको कॉम्पीट किया, जो थे मुल्ला अब्दुल गफूर एंड वीरजी वोरा हु ओन्ड अ लार्ज नंबर ऑफ शिप्स। उनके पास बहुत ज्यादा शिप्स थी जो कि समंदर के जरिए वो अपना ट्रेडिंग करते थे, और इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भी व्यापारी धोरण था, पॉलिसी, उसके साथ कॉम्पीट किया। However, the European companies used their naval power to gain control of the sea trade and force India's traders to work as their agents। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी जो यूरोपियन कंपनीज जो थी, उन्होंने अपना नेवल पावर यानी कि नौदल पावर जो थी, नौदल की जो ताकत थी उनकी, उसका इस्तेमाल किया और उसका इस्तेमाल करके उन्होंने इंडियन ट्रेडर्स को फोर्स किया कि आप हमारे एजेंट बन जाओ, आप हमारा एजेंट करके काम करो। अल्टीमेटली द इंग्लिश emerged as the successful commercial and political power in the subcontinent। और आखिरकार इंग्लिश जो व्यापार था उन्होंने एक सक्सेस मिलाया या फिर उनको एक उसमें सक्सेस मिला कमर्शियल एंड पॉलिटिकल पावर की साथ में, उनको एक कॉमर्स और जो पॉलिटिकल उनकी पावर थी, तो जो भी कुछ सब कॉन्टिनेंट थे, उपखंड थे, उन्होंने वहां पर अपना जो व्यापारी धोरण है, ट्रेडिंग पॉलिसी है, वो स्थापित की। द स्पर्ट इन डिमांड फॉर गुड्स लाइक टेक्सटाइल लेड टू अ ग्रेट एक्सपांशन ऑफ द क्राफ्ट्स ऑफ स्पिनिंग। अब यहाँ पर ट्रेडिंग में कौन कौन से चीजें आई देखिए, क्राफ्ट ऑफ स्पिनिंग, वीविंग यानी कि कपड़े का जो विनकाम हम उसे बोलते हैं, बुनाई, ब्लीचिंग, डाइंग यानी कि कलरिंग का काम, एक्सेट्रा। विथ मोर एंड मोर पीपल टॉकिंग देम अप। अब अलग अलग लोगों से वो बातें करने लगे, अलग अलग लोगों में अपना जो व्यापार है उन्होंने पहुंचाया। इंडियन टेक्सटाइल डिजाइन बिकेम इंक्रीजिंगली रिफाइंड। हाउएवर दिस पीरियड आल्सो सॉ द डिक्लाइन ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ क्राफ्ट पर्सन। और इन्हीं दिनों क्राफ्ट पर्सन के जो काम थे, उनका जो व्यापार था, वो उसका डिक्लाइन हुआ, उनका नाश हुआ। They now began to work on a system of advances which meant that they had to weave cloth which was already promised to European agents। अब वो काम करने लगे, जो भी कुछ यूरोपियन एजेंट्स उनको बोलेंगे सिर्फ वही काम उनको करना पड़ रहा था, क्योंकि उनका खुद का जो बिजनेस है वो पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। Weavers no longer had the liberty of selling their own cloth or weaving their own patterns। अब उनको खुद के कपड़े बुनकर या फिर खुद के कपड़े तैयार करके उनको बेचने की अनुमति नहीं थी, स्वतंत्रता नहीं थी। They had to reproduce the design supplied to them by the company agents। अब उनको क्या करना पड़ता था कि कंपनी एजेंट्स जो भी कुछ उनको बोलेंगे सिर्फ उसी तरह के क्लोथ्स तैयार करके उनको बेचना पड़ता था। उसके बाद है द 18th सेंचुरी सॉ द राइज ऑफ बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास विच आर नोडल सिटीज टुडे। देखिए 18वीं शताब्दी में, 18th सेंचुरी में क्या देखा गया, सॉ द राइज ऑफ बॉम्बे। बॉम्बे में
ट्रेडिंग बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ गई। कलकत्ता एंड मद्रास विच आर नोडल सिटीज टुडे। अब कलकत्ता, मद्रास हमको मालूम है बहुत बड़ी बड़ी सिटीज अब इन दिनों में हो गई है। क्राफ्ट एंड कॉमर्स अंडरवेंट मेजर चेंजेस एज मर्चेंट एंड आर्टिजन्स सच एज वीवर्स were moved into black towns established by the European companies within these new cities। अब दिन ब दिन बहुत सारे शहरों में व्यापार बढ़ाया जाने लगा, व्यापार की पॉलिसी जो है वो बढ़ाई जाने लगी। The blacks or native traders and craft persons were confined here while the white rulers occupied the superior residences of Fort सेंट जॉर्ज इन मद्रास और फोर्ट सेंट विलियम इन कलकत्ता। देखिए अब जो भी कुछ ब्लैक पीपल्स थे या फिर छोटे छोटे जो भी कुछ ट्रेडर्स थे वो अपनी अपनी जगह पर रहकर काम कर रहे थे। वहीं पर जो वाइट रूलर्स थे, जो बड़े बड़े व्यापारी थे, रूलर्स थे, उन्होंने क्या क्या किया, जो सेंट जॉर्ज जैसे फोर्ट्स थे उनको उन पर अपना आधिपत्य जमा लिया। वो थे फोर्ट सेंट जॉर्ज इन मद्रास, फोर्ट सेंट विलियम इन कलकत्ता। ओके, the story of craft and commerce in the 18th century will be taken up next year। और जो स्टोरी है क्राफ्ट और कॉमर्स की, यानी कि शिल्प और व्यापार की 18th सेंचुरी में, उसके बाद में उसका व्यापार में वृद्धि होती गई, उसका डेवलपमेंट होता गया। ओके, यहाँ पर फिगर नंबर 8 दी गई है, अ बॉम्बे स्ट्रीट अर्ली 19th सेंचुरी। एक पिक्चर दिखाया गया है बॉम्बे स्ट्रीट का, यानी कि 19th सेंचुरी का, एक 19वीं शताब्दी का बॉम्बे स्ट्रीट कैसे था, मुंबई में किस प्रकार के रास्ते थे, किस प्रकार की बिल्डिंग्स थी। देखिए एक बॉम्बे स्ट्रीट है, मुंबई का स्ट्रीट है, इस प्रकार की बिल्डिंग्स मुंबई में 19वीं शताब्दी में थे, सेंचुरी में थे। जो लोग किस प्रकार से, ये देखिए ये कुछ रिच पीपल्स दिख रहे हैं, ये कुछ पुअर पीपल्स यहाँ पर काम करते हुए आपको दिख सकते हैं, और कुछ इस तरह का एक व्यापारी धोरण उन दिनों में चलता था। ओके, यहाँ पर हमने बच्चों इस लेसन के बारे में जानकारी ली है। बाकी जो एल्सवेयर पार्ट है वो देखने की जरूरत नहीं है, वो आपको अच्छे से रीड करना है। ओके, अभी तक जो भी चैप्टर में इंफॉर्मेशन हमने देखी है, आई होप आप लोगों के समझ में आई होगी। आप लोगों को ये लेसन अच्छी तरह से रीड करना है। ओके, क्वेश्चन एंड आंसर डिपेंडिंग ऑन द चैप्टर वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।